हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरा आयुर्वेद चैनल पे। डॉक्टर बिलाल अहमद वानी की लेक्चर सीरीज़ में स्टार्ट्स का पोर्शन में 12 चैप्टर हो चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 13 डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 13 का नाम है सैम्पलिंग एंड सैम्पल साइज कंप्यूटेशन फॉर आयुर्वेदिक रिसर्च। तो इसमें शुरू में बाद में थोड़ा सा जो है आपका टर्म्स हैं, जैसे पॉपुलेशन, सैम्पल, स्टैटिस्टिक या पैरामीटर, इनकी डेफिनेशन है। उसके बाद प्रिसीजन के बारे में दिया हुआ है, और उसके बाद जो हम पहले पढ़कर आ चुके हैं कि सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, और फिर टाइप 1 टाइप 2 एरर, वो सब कुछ इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है पॉपुलेशन। ये सब चीज़ें आप कहीं ना कहीं पहले पढ़कर आ चुके हैं, बस यहाँ पे ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा समराइज़ करके इस चैप्टर में सब कुछ दिया हुआ है। तो पॉपुलेशन देखिए, अ ग्रुप ऑफ आइटम्स हैविंग वन और मोर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड पॉपुलेशन और यूनिवर्स। मतलब एक या एक से ज़्यादा अगर कॉमन कोई कैरेक्टरिस्टिक है ग्रुप ऑफ पीपल में या फिर ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स में, तो उनको हम बोलेंगे पॉपुलेशन। If all the items of population are taken into study, such study are called census study. अगर पॉपुलेशन के सारे आइटम्स आप अपनी स्टडी में मतलब कंसिडर करते हैं, जैसे एज हो गया, सेक्स हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, जो भी आपकी सारी जो आइटम्स आप अगर स्टडी करेंगे एक पॉपुलेशन में, तो उसको हम बोलते हैं सेंसस स्टडी। इसी में देखिए फिर सैम्पल आपको पहले बता चुके हैं। रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पल, हम पहले पढ़ चुके हैं ये जब हमने स्टार्ट शुरू करा था। फिर इसके बाद सैम्पलिंग फ्रेम के बारे में दे रखा है। द लिस्ट ऑफ ऑल द सैम्पलिंग यूनिट्स फ्रॉम विच द सैम्पल्स आर ड्रॉन इज कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम वो होता है कि आपने अपनी जो सैम्पलिंग यूनिट है, मतलब जहाँ से आपने सैंपल लिए हैं उसकी लिस्ट जो होती है, दैट इज़ कॉल्ड सैम्पल फ्रेम। मतलब एक फ्रेम है जहाँ से आपने अपने सैम्पल्स को लिया है, तो दैट इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम। इसके बाद है स्टैटिस्टिक। द वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम अ सैम्पल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक, सच एज मीन, एसडी, एसई, प्रोपोर्शन एक्सेट्रा। ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर है पैरामीटर। द वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम अ फाइनाइट डिफाइंड पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। जो भी वैल्यू आपकी फाइनाइट डिफाइंड पॉपुलेशन, मतलब फाइनाइट मतलब गिनी जाने वाली, कि आप गिन सकते हैं अपने सैम्पल्स को या पॉपुलेशन को, उसके अंदर जो आपकी वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी उसको हम पैरामीटर बोलेंगे। ये भी मीन, एसडी, एससी, ये जो है पैरामीटर्स होते हैं। फिर इसमें देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। जो सैंपल आपकी स्टडी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहले प्रिसीजन, विच इम्प्लाइज द साइज ऑफ द सैंपल। प्रिसाइज होना चाहिए, मतलब आपको जो कैरेक्टर है उसका सबसे पहले प्रिसाइज, मतलब ज़्यादा बड़ा भी सैंपल ना हो और ज़्यादा छोटा भी सैंपल ना हो। अनबाइस्ड कैरेक्टर होना चाहिए। फिर है प्रिसीजन। प्रिसीजन डिपेंड्स ऑन द सैम्पल साइज। पेज नंबर 404 पे देखिए, प्रिसीजन डिपेंड्स ऑन द सैम्पल साइज, दैट इज नंबर इन द सैम्पल डिपेंडिंग ऑन द पर्पस। मतलब आपका सैम्पल साइज क्या है उस पर प्रिसीजन जो है डिपेंड करता है। फिर देखिए प्रिसीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ सैम्पल साइज। तो प्रिसीजन का फॉर्मूला यहाँ पे देख लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ एन अपॉन एस। एस जो है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पल है। तो ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में आ जाता है, ऐसी छोटी भी चीज़ आ जाती है कि प्रिसीजन क्या है, तो मतलब प्रिसीजन का फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है। इफ़ द सैम्पल साइज एन इज इंक्रीज 4 टाइम, अगर मान लीजिए आपका सैम्पल साइज को हम 4 गुना बढ़ा देते हैं, तो प्रिसीजन जो है वो डबल हो जाएगा। प्रिसीजन आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी रिजल्ट कितना प्रिसाइज हो गया, कितना एक्यूरेट टाइप से होगा, उसको भी हम प्रिसीजन में मान सकते हैं। लेकिन प्रिसाइज मतलब होता है, जैसे आपसे कोई पूछता है कि इस आंसर को प्रिसाइजली बताइए, कि क्या हम प्रिसाइज मतलब तो एक्यूरेट के ऑलमोस्ट एक्यूरेट भी और थोड़ा छोटा भी, तो दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन। फिर है क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा में देखिए, फॉर क्वांटिटेटिव डाटा वी डील विद मीन्स ऑफ सैम्पल एंड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब मीन्स से हम डील करते हैं यहाँ पे। इफ़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए पॉपुलेशन इज नोन, द साइज ऑफ द सैम्पल कैन बी डिटरमाइंड। अब यहाँ पे दे रखा है कि आप सैम्पल का साइज़ कैसे निकालेंगे। अगर एस डी आपको गिवन है तो आप उससे सैम्पल साइज निकाल सकते हैं, जैसे ई इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा कि सैम्पल साइज़ कैसे निकालेंगे क्वांटिटेटिव डाटा के लिए, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। फिर इसके बाद देखिए क्वालिटेटिव डाटा के लिए आप कैसे निकालेंगे। एन इज इक्वल टू 4 पी क्यू अपॉन ई स्क्वायर। पी जो है हमारा यहाँ पर तो पॉजिटिव कैरेक्टर है, मतलब जो पॉजिटिव वैल्यू जो आती है वो है हमारा पी। देखिए, फॉर क्वालिटेटिव डाटा वी डील विद प्रोपोर्शन सच एज मॉर्बिडिटी रेट एंड क्योर रेट्स टू फाइंड द सुटेबल साइज ऑफ सैम्पल। द एजम्पशन यूजुअली मेड इज ऑफ अलायबल एरर 10%, 20% ऑफ द पॉजिटिव कैरेक्टर। तो पी जो है हमारा पॉजिटिव कैरेक्टर, क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी, और ई है हमारा अलायबल एरर। तो ये बस आपको थोड़ा सा क्या है इसके एग्जाम्पल या एग्जाम्पल ही फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में फॉर्मूला 4 ऑप्शन करके आ सकते हैं, तो उसमें से आपको राइट फार्मूला जो है टिक करना होगा।
फिर आ जाइए आप इसमें 405 पेज पे, जहाँ पे सैम्पल साइज़ लिखा हुआ है इसमें देखिए, द साइज ऑफ द सैम्पल शुड इंक्रीज एज वेरिएशन इन द इंडिविजुअल आइटम डिक्रीजेज। मतलब जैसे जैसे इंडिविजुअल आइटम में वेरिएशन इंक्रीज होती है, साइज ऑफ द सैम्पल इंक्रीज करिए, ठीक है। द ग्रेटर द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिजायर्ड द लार्जर शुड बी द सैम्पल साइज। अगर आपको अपना रिजल्ट बहुत ज़्यादा एक्यूरेट चाहिए तो आपका सैम्पल साइज लार्ज होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है सेंसिटिविटी एनालिसिस। A series of calculation of sample size based on different assumptions and requirement is helpful in finding an appropriate size of sample for the particular study. आप मतलब आपको कितना सैम्पल चाहिए स्टडी के लिए, उसके लिए भी आप क्या सीरीज ऑफ कैलकुलेशन करते हैं। आपके अजम्पशंस हो गई या फिर आपकी किस प्रकार की रिक्वायरमेंट है आपकी रिसर्च के लिए, उसी को हम बोलते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस, कि आपको कितना सैम्पल चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट के बेस पर। फिर है सैम्पल साइज कंप्यूटेशन। इसमें देखिए सेकंड लाइन, अ स्मॉलर सैम्पल साइज में फेल टू डिटेक्ट अ क्लिनिकली इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस एंड इट में इवन नॉट बी रेप्लिकेबल। तो जितना स्मॉलर साइज होगा वो क्या ज़्यादातर फेलियर की तरफ जाएगा, मतलब जो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, जितना आपका स्मॉल सैम्पल होगा उसका रिजल्ट इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड अ बिग सैम्पल साइज में इन्वॉल्व अननेसेसरी एक्स्ट्रा कॉस्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन। और दूसरी तरफ क्या, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा सैम्पल आपका हो जाएगा तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी और उसका डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर क्या, कैसा सैम्पल साइज लेना चाहिए, इसी में देखिए नेक्स्ट लाइन, द सैम्पल साइज शुड बी सच दैट इट रिप्रेजेंट ऑल द फैक्टर इन पॉपुलेशन। आपका सैम्पल साइज ऐसा होना चाहिए कि वो पॉपुलेशन के हर कैरेक्टर को या फिर जो चीज़ आप अपनी रिसर्च में करना चाहते हैं उस कैरेक्टर को वो अच्छे से रिप्रेजेंट करे। फिर लास्ट में देखिए, द स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएबिलिटी ऑफ टू कंपेरेबल ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सैम्पल साइज। तो ये भी एक फॉर्मूला टाइप बन जाता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा वेरिएबिलिटी के, या फिर प्रोपोर्शनल टू द सैम्पल साइज। फिर इसमें 406 में आप देखिए फिर से, फॉर क्वांटिटेटिव डाटा या जो आपको सैम्पल साइज निकालना है 2 सिग्मा अपॉन रूट एन और 4 पी क्यू अपॉन ए स्क्वायर, वही चीज़ लिखी हुई है। फिर आती है हमारी सैम्पलिंग टेक्निक। सैम्पलिंग टेक्निक हम पहले पढ़ चुके हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी वाली। तो सबसे पहले नॉन प्रोबेबिलिटी में देखिए, इसमें हमने पर्पसिव पढ़ी थी, रेस्ट्रिक्टेड पढ़ी थी, कन्वीनियंस पढ़ी थी और कोटा सैम्पलिंग भी पढ़ी थी। तो ये सारी सैम्पलिंग हम पहले पढ़कर आ चुके हैं अपनी रिसर्च में, तो आप वहाँ पर इसको देखेंगे तो आप ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर इसको बहुत अच्छे से डिटेल में लिखा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे अगर पर्पसिव सैम्पलिंग में देखिए, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पर्पसिव सैम्पलिंग विच इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग सम ऑफ द सैम्पलिंग यूनिट पर्पसफुली टू फुलफिल अ प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव एज ए रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। तो आप लोगों ने बहुत पहले अच्छे से पढ़ा है कि किसी भी अपने पर्पज़ को पूरा करने के लिए जब आप सैम्पल को कलेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग। रेस्ट्रिक्टेड मतलब आप रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। कन्वीनियंस मतलब आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो है सैम्पलिंग करेंगे। मान लीजिए आप किसी को फ़ोन करके आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपका कन्वीनियंस है कि आप उसके पास जाके उसका इंटरव्यू नहीं ले रहे, आप फ़ोन पे इंटरव्यू ले रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। फिर कोटा सैम्पलिंग के कोटाज में डिवाइड करके आप जो है सैम्पल इकट्ठे करना, उसको बोलेंगे कोटा सैम्पलिंग। फिर आता है प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी में सिंपल रैंडम आता है। सिंपल रैंडम में भी 2 मेथड आते हैं, लॉटरी और रैंडम नंबर्स टेबल मेथड। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। लॉटरी में वो था कि आप किसी बाउल में अगर आपने किसी के नाम की बहुत सारी पर्चियाँ डाली हो, उसको रैंडमली सेलेक्ट करना लॉटरी मेथड है। या फिर मतलब जो आपका डिस्प्ले है, मान लीजिए आपने नंबर्स दे दिए अपने सब्जेक्ट्स को और आप डिस्प्ले पे रैंडमली नंबर्स बोलते जाएँ या फिर 2 3 4 ऐसे करके, तो वो भी लॉटरी मेथड में आता है। रैंडम नंबर टेबल्स मेथड मतलब आपने टेबल बनाई हुई है रोज़ और कॉलम्स करके, या तो आप कॉलम को सेलेक्ट करेंगे या फिर रोज़ वाले जो सब्जेक्ट है उनको कलेक्ट करेंगे। ये भी हमारा रैंडम नंबर टेबल मेथड में आ सकता है। फिर इसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है 408 पे टिपेट्स टेबल करके दे रखी है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि टिपेट्स टेबल जो है वो क्या चीज़ है या फिर किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये जो है हमारा सैम्पलिंग टेक्निक से रिलेटेड है और रैंडम सैम्पलिंग में ये इंक्लूड होता है। तो टिपेट्स टेबल आप याद रखिएगा। इसके बाद आती कॉम्प्लेक्स रैंडम सैम्पलिंग। हम पहले पढ़ चुके हैं सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड, मल्टी स्टेज, मल्टीफेज और क्लस्टर सैम्पलिंग। इसमें जो चीज़ है वो देखिए यहाँ पर ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद हाँ, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में देखिए 409 होमोजीनियस सब ग्रुप्स होते हैं पॉपुलेशन के, स्ट्रेटिफाइड में, याद रखना है आपको। और मल्टी स्टेज में देखिए नीचे कंट्री एज अ होल और स्टेट एज अ होल किस में लेंगे हम, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में। तो आपको ये चीज़ दोनों यहाँ पर याद रखने की है जो एक्स्ट्रा है। बाकी पीछे भी लिखा हुआ है, होमोजीनियस सब ग्रुप भी लिखा हुआ है जो अब हम रिसर्च में चैप्टर पढ़ते हैं, ये वाला सैम्पलिंग वाला। लेकिन कंट्री एज अ होल और स्टेट एज अ होल पीछे नहीं लिखा है, तो आप मल्टी स्टेज में याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए आप
410 पे इसमें क्लस्टर सैम्पलिंग में लिखा है फ्रेम्स ऑफ डिफरेंट होमोजीनियस ग्रुप्स इज़ नॉट अवेलेबल। इसका मतलब ये है कि हेट्रोजीनियस ग्रुप होगा। तो आपको याद रखना है क्लस्टर सैम्पलिंग जो है वो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन पे होती है और जो हमारी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो है वो होमोजीनियस सब ग्रुप्स पे होती है। फिर क्लस्टर सैम्पलिंग गिव्स हाईएस्ट स्टैंडर्ड एरर, ये भी आपको याद रखना है। इसमें क्लस्टर सैम्पलिंग गिव्स हाईएस्ट स्टैंडर्ड एरर। देखिए हम नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी वाली सैम्पलिंग हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए जो चीज़ एक्स्ट्रा थी इस चैप्टर में बस मैंने वही इस पर हाईलाइट की हुई है, तो आप इसी पे ध्यान दीजिएगा। फिर आ जाइए आप 411 पेज पे अदर टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक में लिखा है रैंडम डिजिट डायलिंग। रैंडम डिजिट डायलिंग मतलब आपने क्या टेलीफोन इंटरव्यूज़ करे और ज़्यादातर जो फ़ोन नंबर्स हैं वो रेजिडेंशियल फ़ोन नंबर आप इसमें यूज़ करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन क्या है आपकी डायरेक्ट जो है कलेक्ट करेगा इन्वेस्टिगेटर फ़ोन करके किसी भी सब्जेक्ट को। फिर आता है सिंपल सैम्पलिंग में क्या है कि आप पॉपुलेशन में से बिना किसी रूल्स के और बिना किसी आपके रेस्ट्रिक्शन के आप जो है अपने सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं। सैम्पलिंग बाय कंप्यूटर मतलब आपने कंप्यूटर को यूज़ करके अपने रैंडम नंबर्स जनरेट करे और उससे आपने अपने सैम्पलिंग मतलब सैंपल को इकट्ठा करा। फिर यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखिए सैम्पल स्टडी वर्सेस सेंसस स्टडी। इसमें फर्स्ट देखिए सैम्पल एस्टिमेट में गिव बेटर एक्यूरेसी एट टाइम्स। अब आप एक पूरा पॉपुलेशन को पढ़ें या फिर एक छोटे पॉपुलेशन में से निकाले हुए सैम्पल को पढ़ें तो एक्यूरेसी हमारी ज़्यादा किस में अच्छी आएगी, सैम्पल वाले में अच्छी आएगी। सैम्पल स्टडी कैन मिनिमाइज मैन मनी एंड मटेरियल। आपका जो लागत है वो कम लगेगी अगर आप सैम्पल स्टडी करेंगे, मतलब मैन पावर भी कम यूज़ होगी और आपके मटेरियल्स भी कम यूज़ होंगे। तो बस यही है इसमें, जैसे टाइम सेव हो जाएगा, चीपर है, रिलायबल है, साइंटिफिक है और सूटेबल फॉर वेरियस सर्वे स्टडीज़। मतलब आप इसके बाद अपना दूसरे सर्वे स्टडीज़ भी कर सकते हैं इसके डाटा को आप बेस बना के। इसके बाद देखिए 413 पेज पे सैम्पलिंग एरर्स जो हम पहले पढ़कर आ चुके हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 है अल्फा एरर और टाइप 2 है बीटा एरर। तो टाइप 1 में देखिए रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस इज डन इवन इफ इट इज़ ट्रू, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5 से क्या हो जाएगा, 6, 8 और 10, मतलब 5 से ज़्यादा अगर आप सिग्निफिकेंस लेवल कर देंगे तो ये हमारा टाइप 1 एरर होता है। टाइप 2 एरर क्या है, एक्सेप्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस इवन इट इज़ फॉल्स। तो याद रखना है, पहले भी पढ़ा है। इसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा 5% से घटकर 4, 3, 2, 1% तक हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है नॉन सैम्पलिंग एरर या बायस इन सैम्पलिंग। द डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल एस्टिमेट एंड द पॉपुलेशन एस्टिमेट दैट इज नॉट इनहेरेंट टू सैम्पलिंग प्रोसीजर इज कॉल्ड नॉन सैम्पलिंग एरर और बायस इन सैम्पलिंग। मतलब आपके सैम्पलिंग टेक्निक में कोई गलती नहीं हुई है, आपकी सैम्पलिंग प्रोसीजर से कोई चीज़ इनहेरेंट नहीं हुई। मतलब सैम्पलिंग प्रोसीजर तो आपका सही था लेकिन आपने वैसे ही कोई बायस आ गया आपके सैम्पलिंग में, तो उसको हम बोलते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर या फिर बायस इन सैम्पलिंग। फिर इसके बाद गुड सैम्पल क्या होता है, द सैम्पल दैट यील्ड्स द मैक्सिमम प्रिसीजन विद मिनिमम कॉस्ट। मतलब आपके मैक्सिमम जो है आपकी वैल्यू प्रिसाइज वैल्यू आ जाए कि जिसको ऑलमोस्ट जो एक्यूरेट हो, विद मिनिमम कॉस्ट आपका पैसा कम लगे और टाइम कम लगे, उसको हम बोलते हैं गुड सैम्पल। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद एक ही चैप्टर बचा है हमारा स्टैट्स का, और उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद अभय इंद्रायण की बुक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जिन लोगों को अभय इंद्रायण की रिसर्च बुक को डिस्कशन देखना है या फिर उसके लेक्चर्स देखने हैं तो आप मेरे साथ कंटिन्यू रहिएगा। नेक्स्ट वीक में अभय इंद्रायण हम लोग शुरू कर देंगे। जिसके पास बुक नहीं है वो अपनी बुक मंगा लें और फिर हम अभय इंद्रायण का लेक्चर सीरीज़ हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली। और अभी एक ही चैप्टर बचा हुआ है जिसको मैं कल तक अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।